शंभू शंकर बंधुओं, मैं अनंतनादम पुनः स्वागत करता हूं आपका इस भय, रोमांच और रहस्यों से भरी दुनिया में। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक वास्तविकता से ओतप्रोत कहानी। इस कहानी में हम जानेंगे कि भारत के उत्तरी हिस्सों में आज से कुछ वर्ष पूर्व द चोटी कोटा नामक एक भ्रांति फैल रही थी। उसके पीछे का कारण क्या था? चलिए, ये कहानी शुरू होती है तारा नाम की एक लड़की की एक छोटी सी भूल से। चलिए थोड़ा पहले कहानी के बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं कहानी। शहर का यह हिस्सा तो दुनिया को जोड़ता था। एक तरफ पुराना शहर था, तंग गलियां, मंदिरों की घाटियां और मसालों की खुशबू। दूसरी तरफ नया शहर, कांच की ऊंची इमारतें, आईटी पार्क और तेज रफ्तार जिंदगी। इन दोनों को जोड़ने वाली एक ही मुख्य सड़क थी, जिसे सरकारी दस्तावेजों में मालवा लिंक रोड कहा जाता था, लेकिन स्थानीय लोग इसे काली पुलिया वाला रास्ता कहते थे। दिन के समय यह सड़क किसी भी अन्य भारतीय सड़क की तरह ही होती थी। हॉर्न का शोर, धूल, रिक्शा वालों की चिल्लाहट और सड़क किनारे लगे ठेले। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता और आसमान का रंग नारंगी से गहरा जामुनी होने लगता, इस सड़क का चरित्र बदल जाता था। विशेष रूप से उस हिस्से का जहां सड़क पर एक तीखा मोड़, अंधा मोड़ था। वहां एक विशाल सदियों पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें इतनी फैल चुकी थी कि वे सड़क के डामर को फाड़कर बाहर निकल आई थी। उनकी टहनियां सड़क के ऊपर एक छत की तरह तनी रहती थी, जिससे दिन में भी वहां हल्की छांव या कहें एक अजीब सा अंधेरा रहता था। नगर निगम ने कई बार इस पेड़ को काटने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। या तो ठेकेदार के साथ कोई दुर्घटना हो जाती या मशीनें खराब हो जाती। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि उस पेड़ को वहाँ होना एक अटल सत्य है जिसे छेड़ा नहीं जा सकता, और उस पेड़ के साथ जुड़ा था एक अनकहा नियम। कोई बोर्ड नहीं लगा था, कोई सरकारी आदेश भी नहीं था, लेकिन इस शहर की हर औरत, चाहे वह अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी, जानती थी कि गोधूली बेला में उस पेड़ के नीचे से गुजरते समय अपने बाल खुले नहीं रखने हैं। तारा सोलंकी इस शहर में आए हुए मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते हुए थे। 24 वर्षीय तारा, उसके लिए यह शहर सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं था, यह उसकी आज़ादी का किला था। वह विदिशा जैसे एक छोटे से रूढ़िवादी शहर से आई थी। उसका बचपन और किशोरावस्था न सुनने में बीती थी। तारा जोर से मत हंसो, तारा जीन्स मत पहनो, और सबसे ज़्यादा तारा अपने बाल बांध कर रखो। खुले बाल डायनों के होते हैं। उसकी माँ हमेशा उसके लंबे घने बालों में तेल डुबोकर एक कसकर चोटी में बांध देती थी। तारा को लगता था कि वह चोटी उसके बालों को नहीं बल्कि उसके विचारों को बांध रही है। वह बचपन से ही विद्रोही थी, लेकिन चुपचाप उसने अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई में लगा दी। वह जानती थी कि इस पिंजरे से निकलने की एक ही चाबी है, और वो चाबी है शिक्षा। उसने इंजीनियरिंग की, कोडिंग सीखी और कैंपस प्लेसमेंट में एक MNC में जॉब हासिल की। जब उसने घर पर बताया कि उसकी नौकरी इस बड़े शहर में लगी है, तो पिता ने मना कर दिया। शादी कर लो, फिर जहाँ जाना हो जाना, उन्होंने कहा था। लेकिन तारा अड़ गई। वो लगी रही, रोई और आखिरकार अपना बैग पैक करके यहाँ आ गई। तारा एक तर्कवादी महिला थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में उसकी दुनिया केवल 0 और 1 से चलती थी। हर समस्या का एक समाधान होता है, हर बग का एक कारण होता है। उसे भूत प्रेत, नज़र, टोटके, इन सभी बातों में एकदम नफरत थी। उसके लिए ये सब कमज़ोर दिमाग के उपज थे। आज ऑफिस में काम ज़्यादा था। वो अपने डेस्क पर बैठी थी, कोड डीबग कर रही थी। जब उसने घड़ी देखी तो शाम के 6:10 हो रहे थे। उफ, आज फिर लेट हो गई। उसने गड़बड़ाते हुए अपना लैपटॉप बंद किया। पार्किंग में अपनी नई स्कूटी की तरफ बढ़ते हुए उसने एक गहरी सांस ली। शहर की हवा में प्रदूषण था, लेकिन तारा को इसमें आज़ादी की महक आती थी। उसने अपनी कलाई से रबर बैंड निकाला। यह उसका रोज़ का अनुष्ठान था। ऑफिस से निकलते ही वह अपने बाल खोल देती थी। जैसे ही उसके कमर तक लंबे बाल, रेशमी बाल उसकी पीठ पर बिखरे, उसे सुकून मिला। यह उसका अपनी माँ, अपने समाज और उन तमाम पाबंदियों को दिया गया मूक जवाब था। देखो, मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। उसने हेलमेट उठाया, लेकिन फिर झटक गई। हेलमेट पहनने से फिर बाल दब जाएंगे। सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है। उसने सोचा हवा अच्छी चल रही है। हेलमेट को स्कूटी की डिग्गी में डाल दिया। यह एक छोटी लापरवाही थी, या शायद नियति का खेल। उसने एक्सेलरेटर घुमाया और स्कूटी सड़क पर दौड़ा दी। शुरुआत में सब सामान्य था। जैज़ गाने बज रहे थे उसके ईयरफोन में। वह मन ही मन अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बारे में सोच रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह काली पुलिया के पास पहुंच रही थी, ट्रैफिक कम होता जा रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया
कि सड़क किनारे फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत उसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वह औरत जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, तारा को देखकर कुछ चिल्लाई, ए छोरी, बाल बाल बांध ले। तारा ने उसे नहीं सुना। उसने बस देखा कि एक बूढ़ी औरत हाथ हिला रही थी। तारा ने उसे भिखारी समझा और स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता की, आत्मनिर्भर की। उसे क्या पता था कि जिस तर्क और विज्ञान पर उसे इतना घमंड है, वह अगले 5 मिनट में घुटने टेकने वाला है। और वह उस मोड़ पर थी। जैसे ही उसकी स्कूटी बरगद के पेड़ के विशाल छाया में दाखिल हुई, तापमान अचानक गिर गया। यह ठंड फरवरी की नहीं थी, यह ऐसी ठंड थी जैसे कोई मुर्दा घर का दरवाज़ा खोल दे। तारा ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर करके खींची, लेकिन उसके हाथ हैंडल पर जमे रहे। अचानक हवा का रुख बदल गया। अभी तक हवा सामने से आ रही थी, लेकिन उस पेड़ के ठीक नीचे पहुंचते ही हवा पूरी तरह थम गई। एक भारी दम घुटने वाला सन्नाटा छा गया। ईयरफोन में बजता गाना भी जैसे किसी ने स्लो मोशन में कर दिया हो। तभी उसे एक गंध आई। तारा की नाक बहुत संवेदनशील थी, उसे परफ्यूम पसंद थे, लेकिन यह गंध ये बहुत अजीब थी। मोगरे के फूल और नशीली खुशबू इतनी मीठी कि उससे सिर भारी होने लगे। और उस मिठास के ठीक नीचे छिपी थी एक और गंध, गीली, कई जमी हुई मिट्टी और कुछ सड़े हुए, ऐसी जैसे कोई मरा हुआ जानवर फूलों के ढेर के नीचे दबा हो। तारा ने अपनी नाक से कोड़ी, ये कैसी बदबू है? क्या पास में कोई नाला है? उसने अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी भारी महसूस होने लगी, जैसे पीछे की सीट पर अचानक कोई बैठ गया हो। टायर सड़क पर घिसटने लगे। तारा का तार्किक दिमाग तुरंत कारण खोजने लगा। शायद टायर पंचर हो गया है या इंजन में कचरा आ गया है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था, सीट खाली थी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि हवा में उड़ते उसके बाल, जो अब तक उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, अचानक ऊपर की ओर उठने लगे हैं। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी बाल गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जा रहे थे। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत ही कोमल लेकिन बेहद ठंडी उंगलियों से उसके बालों को सहलाया है। गर्दन के ठीक पीछे बालों की जड़ों के पास तारा का पूरा शरीर अकड़ गया। उसका पहला विचार था, कोई छेड़ रहा है, कोई बाइक वाला पीछे है। उसने गुस्से में झटका देकर सिर घुमाया। कौन है वह? चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वहाँ कोई बाइक वाला नहीं था। उसकी नज़र बरगद के पेड़ की एक लड़की हुई जटा पर पड़ी। स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी में उसे एक भ्रम हुआ। उसे लगा कि वह जटा पेड़ की जड़ नहीं, वह एक लंबा काला झुलसा हुआ हाथ था। एक ऐसा हाथ जो पेड़ के तने से निकलकर नीचे लटक रहा था और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर रहा था। तारा की सांसें गले में अटक गई। ये क्या है? हेलोसिनेशन? उसका दिमाग चीखा। उसने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर घुमाया, स्कूटी का इंजन गुर्राया और झटका खाकर आगे बढ़ गया। जैसे वह पेड़ की छाया से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी, उसे एक तेज हिंसक खिंचाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर के पीछे के बालों का एक गुच्छा जोर से पकड़कर खींचा और तोड़ लिया। दर्द तीखा था। तारा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका सारा तर्क, सारा विज्ञान उस एक पल में गायब हो गया। अब वहाँ सिर्फ एक डरी हुई लड़की थी जो अपनी जान बचाकर भागना चाहती थी। वहाँ मोड़ खत्म हो गया। स्ट्रीट लाइट वापस आ गई। ट्रैफिक का शोर वापस आ गया। तारा एक लाल बत्ती पर रुकी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे उसे बुखार चढ़ गया हो। उसने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। वहाँ जलन हो रही थी। उसे अपनी उंगलियां देखी, उंगलियों पर कुछ चिपचिपा था। उसने सोचा खून होगा, लेकिन वह एक गहरा काला तेल जैसा तरल पदार्थ था और उसमें से वही सड़े हुए मोगरे की सी बदबू आ रही थी। बगल में खड़ी एक लग्जरी कार का शीशा नीचे हुआ। एक छोटा बच्चा, शायद 5 साल का था, पीछे की सीट से उसे घूर रहा था। बच्चे ने अपनी माँ की आस्तीन खींची और मासूमियत से पूछा, मम्मी, वो दीदी के बालों में दीदी क्यों बैठी है? तारा का खून जम गया। उसने झटके से कार की तरफ देखा। बच्चे की माँ ने घबरा कर तारा को देखा। तारा की पीठ पर या बालों में कुछ नहीं था, फिर भी उस महिला ने डरकर बच्चे का मुंह बंद किया, शीशा चढ़ाया और रेड लाइट तोड़ते हुए कार तेजी से भगा ली। तारा ने सड़क के बीचों बीच अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। हॉर्न बज रहे थे, लोग गालियां दे रहे थे, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और पागलों की तरह अपने बाल झाड़ रही थी। निकलो, हटो, वह बुदबुदाई। उसने जल्दी से अपनी कलाई से रबर बैंड निकाला, वही रबर बैंड जिसे वह आज़ादी की निशानी मानकर हटा देती थी, और कांपते हाथों से अपने बालों को एक कस कर जूड़े में बांध दिया। वह जैसे तैसे अपने फ्लैट तक पहुंची। लिफ्ट खराब थी। तीसरी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे हर पल लग रहा था कि वह उसके ठीक पीछे है। पैरों की आहट नहीं थी, बल्कि बालों के फर्श पर घिसटने की आवाज़ थी। वह मुड़ती तो सीढ़ियाँ खाली होती। फ्लैट के अंदर घुसकर उसने सभी कुंडे ताले लगा दिए। वह सीधे बाथरूम में गई। उसे नहाना था, उसे उस स्पर्श उसके अंदर को धोना था। उसने शावर चलाया। ठंडा पानी उसके शरीर पर गिरा। उसने शैम्पू की बोतल उठाई और हथेली पर उड़ेली। वह अपने बालों को रगड़ने लगी। तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी की धार के नीचे खड़ी हो गई। तभी बाथरूम की लाइट टिमटिमाने लगी और फिर लाइट चली गई। बाथरूम में घुप अंधेरा हो गया। धत्तरी की, तारा झंझलाई, अपने डर को गुस्से में दबाते हुए। इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है क्या?
वह अंधेरे में तौलिया टटोलने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ बाथरूम छोटा था, हवा बंद थी, एग्जॉस्ट फैन भी बंद था, लेकिन उसके गीले बाल वे हवा में तैर रहे थे। पानी नीचे गिर रहा था लेकिन उसके बाल ऊपर उठ रहे थे, जैसे वह पानी के अंदर नहीं बल्कि पानी के बाहर तैर रहे हों। वे एक छत्र की तरह उसके सिर के ऊपर फैल गए और अंधेरे में उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज़ आई। आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई उसके कंधों पर ठुड्डी रखकर फुसफुसा रहा हो। आवाज़ एक स्त्री की थी, भारी, प्राचीन और अधिकारपूर्ण। उस आवाज़ ने सिर्फ एक शब्द कहा, अति सुंदर। तारा की चीख बाथरूम के टाइलों से टकराकर गूंज उठी। वह हड़बड़ाकर पीछे हटी और साबुन पर पैर फिसल गया। वह धड़ाम से फर्श पर गिरी, सिर वॉश बेसिन से टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से ठीक पहले धुंधली चेतना में उसे महसूस किया कि उसके अपने ही गीले बाल जीवित अजगरों की तरह रेंगते हुए उसके गले और हाथों के चारों ओर लिपट रहे हैं। वे उसे कस रहे थे। वह आज़ादी जिसे वह इतना प्यार करती थी अब उसका फंदा बन चुकी थी। तो बंधुओं, हमारी कहानी का ये भाग यहाँ पर समाप्त होता है। ये कहानी बड़ी लंबी होने वाली है, तो जुड़े रहिए और भागों को जानने के लिए।